सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत पवन सीरीज के अंतर्गत अतलगुत्री क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 51 से पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक पार्ट 1 में पढ़ लिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। कॉल्विन ने प्रश्नीकरण के विषय में क्या कहा है? तो कॉल्विन ने प्रश्नीकरण के विषय में लिखा है, प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और यह शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है, अर्थात प्रश्न के माध्यम से छात्रों को ज्ञान अस्थायी रूप से प्रदान किया जाता है तथा शिक्षक छात्रों को अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, शिक्षण में प्रश्न का बहुत बड़ा महत्व है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सामान्य पाठ या विशिष्ट शिक्षण में किसी शिक्षक की सफलता उसके भली भांति प्रश्न पूछने की क्षमता पर या योग्यता पर निर्भर करती है। यह किसका कथन है दोस्तों? तो यह कथन है रायबर्न का, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, रेमंड के अनुसार एक अच्छा प्रश्नकर्ता कौन है? तो उत्तम प्रश्न करने की शैली प्राप्त करना एक नए शिक्षक की मुख्य आकांक्षाओं में से एक होनी चाहिए। अतः एक अच्छा प्रश्नकर्ता एक अच्छा शिक्षक होता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, पार्कर का प्रश्न के विषय में क्या विचार है? तो पार्कर ने कहा है कि प्रश्न आदत कौशल स्तर के बाहर समस्त शैक्षिक क्रिया की कुंजी है। याद रखिएगा, ये कुंजी शब्द अगर आपको याद रहेगा और पार्कर, तो आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, वुडवर्थ ने अधिगम के संबंध में क्या परिभाषा दी है? वुडवर्थ ने अधिगम को परिभाषित करते हुए लिखा है, किसी भी ऐसी प्रक्रिया को जो व्यक्ति के विकास में सहायक होती है और उसके वर्तमान व्यवहार एवं अनुभवों को जो कुछ वे हो सकते थे भिन्नता स्थापित करती है, सीखने की संज्ञा दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 56 है, बर्नहटे ने अधिगम की क्या परिभाषा दी है? आपने बर्नहटे ने परिभाषित करते हुए लिखा है कि दोस्तों यहाँ पर बर्नहटे रहेगा। बर्नहटे ने परिभाषित करते हुए लिखा है कि सीखना व्यक्ति के कार्यों में एक अस्थायी परिवर्तन लाना है जो निश्चित परिस्थितियों में किसी उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने अथवा किसी समस्या को सुलझाने के प्रयास में अभ्यास द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, गेट्स के अनुसार सीखना क्या है? तो एजुकेशनल साइकोलॉजी पुस्तक में अधिगम को परिभाषित करते हुए लिखा है कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को ही सीखना कहते हैं। गेट्स ने क्या कहा है? अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को ही हम अधिगम या सीखना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, अभ्यास तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार करने अथवा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दी है एच.एल. किंग्सले ने। क्वेश्चन नंबर 59 है, दक्षता आधारित विधि के सोपान बताइए। तो दक्षता आधारित शिक्षण विधि के निम्नवत सोपान है। पहला है पूर्व तैयारी यानी कि उद्देश्य का निर्धारण करना। दूसरा है सहायक सामग्री की व्यवस्था करना बच्चों के लिए। तीसरा है विषय वस्तु का किस तरीके से आप प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। चौथा है नियम निर्णय का समन्वयीकरण या सूचीकरण करना। पांचवा है अभ्यास। छठवां है अभ्यास कार्य के मध्य की गई त्रुटियों का शुद्धिकरण और सातवां है प्रयोग। तो ये दक्षता आधारित विधि के सोपान हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ लिखिए। दोस्तों, मैंने आप लोगों को बार बार बताया है निदानात्मक शिक्षण क्या है और उपचारात्मक शिक्षण क्या है। तो निदान का मतलब होता है किसी भी समस्या के कारण को जानना, यानी कि आप क्लास में आपके 30 बच्चे पढ़ रहे हैं, उस 30 में से ऐसे 5 से 10 बच्चे होंगे जो बहुत कमजोर होंगे। तो उन 5 से 10 बच्चों को सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कौन से बच्चे कमजोर है। जब आपने उनको छांट लिया कौन से बच्चे कमजोर है, अब वो बच्चे किस विषय में कमजोर है, जब आपने उनकी विषयगत कमजोरी का पता लगा लिया कि बच्चा गणित में कमजोर है, बच्चा अंग्रेजी में कमजोर है, बच्चा विज्ञान में कमजोर है, जब आपने कमी का पता लगा लिया तो अब क्या करोगे? आप उसकी कमी को दूर करने का प्रयास करोगे। क्या करने का प्रयास करोगे? दूर करने का प्रयास करोगे। और दूर करने के लिए आप क्या करोगे? दूर करने के लिए आप उसको अभ्यास कराओगे, उसको एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाओगे, उसको व्यक्तिगत रूप से पढ़ाओगे, लेकिन आप उसके उस विषय को अच्छा कर दोगे। तो जब आप इस पर मेहनत करोगे उस विषय की विषयगत कमजोरी को दूर करने के लिए, जब आपने पता लगाया बच्चा किस विषय में कमजोर है, तो आपने निदान कर दिया, आपका निदानात्मक शिक्षण कंप्लीट हो गया। अब जब आप उसकी कमी को दूर कर रहे हैं,
उसको अभ्यास करा रहे हैं, उसको एक्स्ट्रा क्लास के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो ये उसका आप उपचार कर रहे हैं, यानी कि उसकी कमी को दूर कर रहे हैं, उसकी गलतियों को सुधार रहे हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण का अभिप्राय उस प्रकार की शिक्षा से है जिसकी व्यवस्था से छात्रों की अशुद्धियों को दूर करने के लिए की जाती है, जिसकी व्यवस्था छात्रों की अशुद्धियों को दूर करने के लिए की जाती है। छात्रों की दुर्बलताओं को जान करके शिक्षा का ऐसा कार्यक्रम बनाया जाता है कि जिससे उनकी कठिनाई, दुर्बलताओं तथा बुरी आदतों को दूर करके सीखने के दूषित प्रभावों को नष्ट किया जाता है और सुधार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, खेल पर आधारित दो शिक्षण प्रविधियों के नाम बताइए। तो खेल पर आधारित शिक्षण प्रविधियां खेल विधि यानी कि प्लेवे मेथड, किंडरगार्टन विधि फ्रॉवेल ने दिया है, आपको पता है, मॉन्टेसरी विधि मारिया मॉन्टेसरी ने दिया है, प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक ने दिया है, डाल्टन विधि कुमारी हेलन फार्कस ने दिया है। तो ये सारी विधियां खेल विधि, मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि, प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन विधि, ये सब खेल पर आधारित शिक्षण प्रविधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, किन्हीं दो शिक्षण सूत्रों का उल्लेख करिए। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये सब क्या है? शिक्षण सूत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, शिक्षण में रुचि का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तो शिक्षण के स्पष्ट, सुपाच्य, पठनीय एवं रुचिपूर्ण बनाने के लिए शिक्षण को स्पष्ट, सुपाच्य, पठनीय और रुचिपूर्ण बनाने के लिए पाठ में एक आदर्श लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। इस निर्धारित लक्ष्य के द्वारा ही आगे बढ़कर पाठ में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। तो यही होता है रुचि का सिद्धांत, यानी कि आप बच्चों को इस तरीके से पढ़ाइए कि सारे बच्चे आपके कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट लें। आप जो पढ़ा रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उसमें सारे बच्चे इंटरेस्ट लें। तो ये तभी हो पाएगा जब आप सुस्पष्ट रूप से अच्छे से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और वो बच्चे जो देख रहे हैं किताब में वो पठनीय है और उन्हें अच्छा लग रहा है वाकई में, तभी ये रुचि का सिद्धांत फॉलो हो पाएगा क्लास में। क्वेश्चन नंबर 64 है, श्रव्य दृश्य उपकरण क्या होते हैं? तो आपको पता ही है कि समस्त श्रव्य दृश्य साधनों को शैक्षिक कार्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सहायक सामग्री या विधियां या साधन के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। श्रव्य दृश्य उपकरण स्वयं साध्य नहीं है वरन सिखाने के साधन है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जो श्रव्य दृश्य है साधन होते हैं, जैसे कि टेलीविजन हुआ, कंप्यूटर हुआ, मोबाइल हुआ, इसी श्रव्य दृश्य बच्चे देखते भी हैं, सुनते भी हैं। तो इससे जो शिक्षा है वो देना क्या होता है? आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, श्रव्य दृश्य ऐसे साधन हैं जिनके प्रशिक्षण परिस्थिति में अनुप्रयोग से विभिन्न व्यक्तियों तथा समूहों के मध्य विचारों का संप्रेषण किया जाता है। इन्हें बहुज्ञानेंद्रिय सामग्री भी कहा जाता है। यह किसका कथन है? तो यह कथन है एडगर डेल का। अभी मैंने आपको बताया श्रव्य दृश्य साधन यानी कि टीवी हुआ, या मतलब जिसको हम टेलीविजन कहते हैं, या कंप्यूटर हुआ, या मोबाइल हुआ, प्रोजेक्टर हुआ, इसके माध्यम से जब बच्चों को पढ़ाते हैं हम तो बहुत सारी चीजें बच्चों को क्लियर होती हैं, बच्चों को समझ में भी आती हैं। और श्रव्य दृश्य दोनों होते हैं तो बच्चों का आंख भी बिजी रहता है, कान भी बिजी रहता है। तो इस तरीके से उनकी दोनों इंद्रियां बिजी रहती हैं तो आसानी से वो कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 पर आते हैं, मैक नॉन तथा रॉबर्ट्स ने श्रव्य दृश्य सामग्री के विषय में क्या कहा? तो श्रव्य दृश्य सामग्री ऐसे सहायक साधन है जिनके द्वारा शिक्षक एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का दोहन कर संकल्पनाओं को स्पष्ट स्थापित तथा उसमें सह संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर क्या होता है? श्रव्य दृश्य साधन में शिक्षक जब बच्चों को दिखाते हैं तो बच्चे देखते भी हैं और सुनते भी हैं। वही बात यहाँ पर भी कही गई है। इससे बच्चे ज्ञान का सह संबंध आसानी से बना पाते हैं और जो कॉन्सेप्ट वो सीखते हैं वह आसानी से उसको समझ पाते हैं, और वो यानी कि जो ज्ञान वो सीखते हैं वो स्थायी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, एलन एवं रेयान ने सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा किस प्रकार दी है? तो सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण से संबंधित एक संप्रत्यय है जिसका प्रयोग सेवारत एवं सेवा पूर्व स्थितियों में शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए किया जा सकता है। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षकों को शिक्षण के अभ्यास के लिए एक ऐसी स्थिति प्रदान करता है जो कक्ष की सामान्य जटिलताओं को कम कर देता है, और इसमें शिक्षक बहुत ही बड़ी मात्रा में अपने शिक्षण व्यवहार को पुष्टि प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो बालक ने जो कुछ सीख लिया वही उसको ज्ञात है। इसी ज्ञात या पूर्व ज्ञान के सहारे वह नया ज्ञान प्राप्त करता है। यह शिक्षण सूत्र इसी तथ्य पर आधारित है। यानी कि जब बच्चों को हम कोई भी नई चीज सिखाते हैं तो उन्हें जो चीज पता है हम उसी को लेकर के ही उन्हें आगे की चीजें क्या करते हैं? सिखाते हैं। तो बच्चों को जो ज्ञान हम देते हैं वो उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ करके, यानी कि जो बात उन्हें पता है, जो चीजें उन्हें कॉन्सेप्ट पहले से समझ में आ रहा है,
अब बच्चों को गिनती आएगी तभी तो हम उनको जोड़ सिखा पाएंगे, और जब जोड़ की प्रक्रिया आएगी तभी तो हम उनको गुणा की प्रक्रिया सिखा पाएंगे। तो इस तरीके से जब बच्चों को जो चीज ज्ञात है, जोड़ पता है, तो हम उनको गुणा सिखा पाएंगे। तो जो चीज पता है उसके बाद हम उनको जो चीज नहीं पता है वहां तक ले जाएंगे तो बच्चे आसानी से कॉन्सेप्ट को सीख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 69 है, अध्यापन आदेशात्मक न होकर के निर्देशात्मक होना चाहिए, इस कथन से क्या आशय है? तो शिक्षक को छात्रों के प्रति सख्त या कठोर आदेशात्मक व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि छात्र को निर्देश देते हुए उसकी समस्या समाधान करना चाहिए। शिक्षक को छात्र के प्रति निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है शारीरिक दंड प्रक्रिया को बहिष्कृत करना, यानी कि बच्चों को बिल्कुल शारीरिक दंड तो हमें देना ही नहीं है। अगर आप टीचर बनने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चों को हमें शारीरिक दंड बिल्कुल नहीं देना है। दूसरा है पढ़ाने की प्रक्रिया पर जोर न देकर के सिखाने की प्रक्रिया पर जोर देना। तीसरा है बच्चों को स्वयं करके सीखने पर बल देना। चौथा है प्रेषण, सूचना, संचालन तथा निष्कर्ष निकालने की दक्षता का विकास। और पांचवा है शिक्षण सामग्री का उपयोग करना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 पर आते हैं, शिक्षण सूत्रों से होने वाले 2 लाभ बताइए। तो शिक्षण सूत्र द्वारा शिक्षण को अधिक रोचक, रचनात्मक तथा बच्चों की रुचि अनुकूल जो शिक्षण सूत्र होते हैं वो शिक्षण को अधिक रोचक बनाते हैं, रचनात्मक बनाते हैं और बच्चों की रुचि के अनुकूल बनाते हैं। इसके अलावा देखिए, अधिगम की जो क्रिया होती है वो प्रभावशाली और व्यवस्थित होती है। तो शिक्षण सूत्रों के माध्यम से बच्चे आसानी से कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, उन्हें कॉन्सेप्ट रोचक भी लगता है और रचनात्मक भी लगता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, प्रश्नोत्तर प्रविधि के 2 लाभ बताइए। जब हम कहानी सुना रहे हैं बच्चों को या कोई भी एक्टिविटी करा रहे हैं क्लास में या कुछ भी बता रहे हैं बच्चों को, तो हम बच्चों से अगर ये बात बता देते हैं कि हम आपसे बीच में क्वेश्चन भी पूछेंगे, तो सारे बच्चे क्या होते हैं, क्लास में आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि कभी भी सर या मैम किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पूरे टाइम बच्चे सक्रिय होकर के आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं। दूसरा है, इस विधि से छात्रों की समस्याओं एवं कठिनाइयों का भी निराकरण होता है, क्योंकि बच्चे प्रश्न के माध्यम से ही तो जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, बीच में जो चीजें उन्हें नहीं समझ में आती वो आपसे पूछते हैं। देखिए 2019 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 72 है, काठिन्य निवारण किस विषय की पाठ योजना का घटक है, ये क्यों किया जाता है? दोस्तों, काठिन्य निवारण व्याख्या कौशल का एक घटक है। व्याख्या कौशल का प्रयोग साहित्य तथा भाषा विज्ञान में शब्द व्याख्या, भाषण व्याख्या आदि के लिए किया जाता है। दोस्तों, जो व्याख्या कौशल है इसका उपयोग हम प्राइमरी के बच्चों के लिए नहीं करते। ये कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए नहीं बना हुआ है, ये बड़े क्लास के बच्चों के लिए बना हुआ है, क्योंकि हम छोटे बच्चों को व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों का जो शब्द भंडार होता है वो बहुत छोटा होता है छोटे बच्चों का। तो उन्हें व्याख्या अब उन्हें छोटे बच्चों की अगर कक्षा 1-2 के बच्चों की बात करें जिन्हें पर्यायवाची शब्द भी नहीं आता है, तो उन्हें पानी सिर्फ उन्हें पता है, जल या नीर उन्हें नहीं पता है कि हाँ पानी को हम जल भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को हम व्याख्या नहीं करते छोटे क्लास के बच्चों पर, लेकिन ये बड़े क्लास के बच्चों को हम व्याख्या करके चीजों को समझाते हैं। ठीक है, तो व्याख्या एक ऐसी युक्ति है जिससे किसी शब्द या कथन को सरल बनाकर बालकों को समझाया जाता है। व्याख्या में कठिन शब्दों की जगह सरल शब्द बनाए जाते हैं और जटिल विचारों को छात्रों के अनुभूत भावों से प्रस्तुत किया जाता है तथा सभी कठिनाइयों को सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, क्रियापरक विधि से क्या अभिप्राय है? क्रियापरक विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है जब किसी विषय के शिक्षण में लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों के द्वारा किसी प्रकार की क्रिया की जाती है। क्वेश्चन नंबर 74 है, रुचिपूर्ण शिक्षण में किए जाने वाले क्रियाकलापों का उल्लेख करिए। तो गीत, कविता, कहानी चित्रण, खेल, अभिनय, नाटक, भ्रमण, निरीक्षण, यानी कि इसमें बच्चों को टूर ले जाते हैं, घुमाते हैं, पहेली, वार्तालाप, पर्यावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं का उपयोग, इन सब के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, शिक्षा को रुचिपूर्ण बना सकते हैं। तो ये शिक्षा को रुचिपूर्ण बना सकते हैं ये सारे क्रियाकलाप, जिसमें गीत आता है, कविता आती है, बच्चों को कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, खेल के माध्यम से, अभिनय या नाटक के माध्यम से बच्चों को घुमा फिरा करके हम बहुत सारी चीजें उनको सिखा पाते हैं और इस तरीके से बच्चे शिक्षण में रुचि भी लेते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 दोस्तों देखिए क्या है, गेज के अनुसार शिक्षण कौशल क्या होते हैं? तो शिक्षण कौशल क्या होता है? शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापक अपनी कक्षा में करता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, दक्षता आधारित शिक्षण का क्या अर्थ है? दक्षता आधारित शिक्षण से तात्पर्य दक्ष अध्यापकों द्वारा ऐसा शिक्षण जो छात्रों को ज्ञान प्राप्ति में दक्ष बना सके,
दक्षताओं का विकास तभी संभव है जब शिक्षार्थी किसी ज्ञान की इकाई को उस सीमा तक सीख ले कि वह उसके जीवन का अंग बन जाए। क्वेश्चन नंबर 77 है, दक्षता आधारित शिक्षण के उद्देश्य बताइए। तो दक्षता आधारित शिक्षण के उद्देश्यों में है, पहला छात्रों को विषय विशेष में दक्ष बनाना, दूसरा है प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना, तीसरा है ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करना, और चौथा है शिक्षण के प्रति रुचि तथा सहयोग की भावना का विकास करना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है, उपचारात्मक शिक्षण से क्या अभिप्राय। अभी मैंने आपको बताया कि उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। जो बच्चों की विषयगत कमजोरी होती है, जिस भी विषय में बच्चा कमजोर है उसकी कमजोरी को दूर करना किसी भी माध्यम से हो सकता है, चाहे आप उसको एक्स्ट्रा क्लास से पढ़ाएं, चाहे आप उसको अभ्यास के माध्यम से उसकी जो कमियां उसको दूर कराएं, या जिस भी प्रकार से आप उसकी विषयगत कमजोरी को दूर करते हैं, यही होता है उपचारात्मक शिक्षण। तो उपचारात्मक शिक्षण वास्तव में छात्र ने जो कुछ सीखा है उसको ध्यान में रखकर उसकी उन्नति प्राप्त करने के लिए होता है। इसके अंतर्गत शिक्षक छात्र को अपनी कमजोरियों के क्षेत्रों में अधिक योग्यता की दिशा में अग्रसर करता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, उपचारात्मक शिक्षण की एक परिभाषा लिखिए। तो शिक्षा शब्दकोश के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण एक छात्र की कमी निम्न सामान्य योग्यता के कारण नहीं को अंशतः तथा पूर्णतः दूर करने के लिए उद्देश्य विशेष शिक्षण। एक प्रकार से कह सकते हैं कि बच्चे की विषयगत कमजोरी को दूर करना ही क्या है, उपचारात्मक शिक्षण है। क्वेश्चन नंबर 80 है, शिक्षण सूत्र को परिभाषित करिए। दोस्तों अभी मैंने आपसे कहा था, ये जो पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो शिक्षण सूत्र होते हैं वो रेमंड के अनुसार ये जो परिभाषा है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने वहां भी आपसे कहा था पार्ट 1 में भी। तो ये परिभाषा बार बार एग्जाम में पूछी गई है, बहुविकल्पी में भी और अतिलघुत्तरी में भी। तो शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिससे सिद्धांतों से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 81 है, सरल से जटिल की ओर शिक्षण सूत्र को समझाइए। तो इस सूत्र का आशय है कि छात्रों को पहले सरल उसके बाद जटिल बातों की जानकारी दी जाए जिससे पाठ व विषय में उसकी रुचि व ध्यान बना रहे। जैसे बच्चों को हम पहले जोड़ सिखाएंगे तो आसान है, अब सीधे भाग पर पहुंच जाएंगे तो बच्चों को कुछ समझ में आएगा, शायद नहीं समझ में आएगा। यह मनोवैज्ञानिक पद्धति पर आधारित सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 82 पर आते हैं, किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत पहले किसी तथ्य या विषय की पूर्ण जानकारी अल्प रूप में दी जाती है, फिर उसके पृथक पृथक अंश की जानकारी दी जाती है। तो यह है पूर्ण से अंश की ओर। जैसे कि अगर हमें एक पेड़ के बारे में पढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, हम पहले उस पूरे पेड़ को बच्चों को दिखा देंगे, फिर हम उसके जड़ों के बारे में, उसके तनों के बारे में, उसकी पत्तियों के बारे में बात करेंगे, उसके फूल के बारे में, उसके फलों के बारे में, पहले पूरी चीज बच्चों को दिखा देंगे, फिर उसके एक एक अंग के बारे में बात करेंगे। तो यही होता है शिक्षण सूत्र पूर्ण से अंश की ओर, जो कि किस पर आधारित है, गेस्टाल्ट विधि पर या समग्रता का सिद्धांत, या जिसे हम सूझ का सिद्धांत कहते हैं, इसको कोहलर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 83 है, बालक जो पहले जानता है उसको आधार मानकर उन बातों को बताया जाता है जो वह नहीं जानते हैं। तो ये क्या कहलाता है, जो उनको पता है उसी को आधार बना करके जो उसे उन्हें नहीं पता वो भी बताया जाता है। तो ये होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र। क्वेश्चन नंबर 84 है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर सूत्र पर हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या विचार लिखे हैं, क्या विचार दिए हैं। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने इस सूत्र को अपनाने पर विशेष रूप से जोर दिया है। उनके अनुसार हमारे पाठ का प्रारंभ स्थूल वस्तु से किया जाए तथा अंत सूक्ष्म बातों से हो। इसे मूर्त से अमूर्त की ओर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों मूर्त का मतलब है जो चीजें बच्चों को पहले दिखाई दे रही है, पहले आप उनके बारे में बताइए, जो स्पष्ट रूप से अपने क्लासरूम में देख पा रहे हैं, फिर जो उन्हें नहीं दिखाई दे रही है उनके बारे में बात करिए। क्वेश्चन नंबर 85 है, कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। अभी मैंने आपको गेस्टाल्टवाद पूरी जानकारी दी है, गेस्टाल्टवाद पर आधारित है यह सूत्र पूर्ण से अंश की ओर, जिसमें इसको समग्रता का सिद्धांत भी कहते हैं हम, और सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, जो कि कोहलर ने दिया था। तो आपने यहाँ पर देखा भी पूर्ण से अंश की ओर, ये क्वेश्चन पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 86 है, शिक्षण प्रविधि से आपका क्या अभिप्राय है। तो शिक्षण प्रविधि वास्तव में शिक्षण प्रक्रिया की शुरुआत है। शिक्षण कैसे हो, इसका उत्तर शिक्षण प्रविधि द्वारा ही प्राप्त होता है। पाठ्य वस्तु कितनी समझ में आई और कितनी और अच्छे तरीके से समझाई जा सकती है, इसका निर्धारण शिक्षण प्रविधि द्वारा ही किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, प्रश्नोत्तर विधि पर पारकर के विचार समझाइए। तो पारकर का मानना है कि प्रश्न आदत कौशल के स्तर से ऊपर उठकर समस्त क्रियाओं की कुंजी है। क्वेश्चन नंबर 88 है, वर्णन विधि के तरीके लिखिए। तो वर्णन विधि के कई तरीके हैं, चित्र एवं मॉडल द्वारा भी आप वर्णन कर सकते हैं, भ्रमण द्वारा
और करके या प्रयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 89 है, व्याख्यान विधि के लाभ बताइए। तो व्याख्यान विधि से का क्या लाभ होता है? पहला है जटिल व दुरूह विषय का ज्ञान होता है। दूसरा है विषय का सरलीकरण किया जाता है। इसके बाद तीसरा है स्वाध्याय की भावना। चौथा है पाठ के हर पहलू का ज्ञान हो जाता है। और पांचवा है अधिकतम सूचना एवं तथ्यों का ज्ञान हो जाता है हमें। अब क्वेश्चन नंबर 90 है, कहानी कथन प्रविधि के क्या उद्देश्य हैं? तो कथन रोचक व बालकों को प्रेरित करने वाला हो, कथन घटना को स्पष्ट व सरल बनाने वाला हो, कथन की भाषा सरल व बोधगम्य हो जिसको बच्चे आसानी से समझ पाए। जिस भाषा में आप कहानी को बता रहे हैं, आपके शब्दों आपके विचारों को बच्चे समझ पाएंगे, तभी वो कहानी बच्चों तक पहुंच पाएगी। कथन में आवश्यकता के अनुसार उदाहरण, दृष्टांत, चार्ट, मानचित्र, ग्लोब जहां पर जरूरत पड़े वहां पर हम इनका भी प्रयोग करेंगे ताकि बच्चों को आसानी से कहानी समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 91 है, गणित शिक्षण में उपयोगी किन्हीं दो टीएलएम का नाम उल्लेख करिए। तो तीलियों का प्रयोग करते हैं, वो गोलियों का प्रयोग करते हैं। तो तीलियों का प्रयोग गिनती सिखाने में, जोड़ सिखाने में, जबकि गोलियों का प्रयोग जोड़ बाकी गुणा सिखाने में हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, खेल पर आधारित दो शिक्षण प्रविधियों के नाम लिखिए। तो खेल पर आधारित शिक्षण प्रविधियों निम्नलिखित हैं, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, प्रोजेक्ट विधि और डाल्टन विधि। क्वेश्चन नंबर 93 है, दक्षता आधारित शिक्षण विधि के दो सोपान लिखिए। तो पहला है पूर्व तैयारी उद्देश्य निर्धारण, दूसरा है सहायक सामग्री की व्यवस्था, तीसरा विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, इसके बाद है नियम निर्णय का समन्वयीकरण। क्वेश्चन नंबर 94 है, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्रियों की दो विशेषताएं बताइए। तो जो टीएलएम हम बनाते हैं वो क्या हो? बिना लागत के हो। दूसरा, अगर लागत हो तो बहुत अल्प लागत यानी कि कम से कम पैसों में बनी हुई हो। तीसरा है एक से अधिक विषयों में हम उसका प्रयोग कर पाए। और चौथा है एक से अधिक चैप्टर्स में भी हम उसका प्रयोग कर पाए। क्वेश्चन नंबर 95 है, शिक्षण अधिगम सामग्री को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो देखिए 3 भागों में। दृश्य सामग्री, जिनको हम केवल देख सकते हैं, जैसे कि चार्ट पेपर हुआ। श्रव्य सामग्री में रेडियो आ जाएगा। और दृश्य श्रव्य सामग्री में टेलीविजन आ जाएगा, कंप्यूटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 पर आते हैं, शिक्षण के संज्ञानात्मक क्षेत्र का बालक की किन क्रियाओं से संबंध होता है? तो बालक की जैविकीय परिपक्वता, दूसरा है वातावरण से सार्थक क्रियाएं, तीसरा है अंतः क्रिया द्वारा ग्रहण करना और चौथा है संतुलन। क्वेश्चन नंबर 98 है, पुनर्बलन कौशल से आपका क्या अभिप्राय है? तो पुनर्बलन शब्द अधिगम के मनोविज्ञान से लिया गया है। पुनर्बलन के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं तथा तथ्य आ जाते हैं जिनसे विवश होकर छात्रों को क्रियाएं करनी पड़ती हैं। अध्यापक का आदेश, स्वयं की इच्छा, बड़ों का सम्मान तथा सामाजिक मर्यादा से प्रभावित होकर जो कार्य किए जाते हैं वे सभी पुनर्बलन के अंतर्गत आते हैं। पुनर्बलन आनंदवादी सिद्धांत पर आधारित है जिसके अंतर्गत व्यक्ति वांछित व्यवहार को दोहराता है तथा अवांछित व्यवहार को दूर करता है। अतः पुनर्बलन सीखने की एक आवश्यक स्थिति है। पुनर्बलन में उन उद्दीपनों का प्रयोग करते हैं जिनके प्रस्तुतिकरण से अथवा हटाने से किसी अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि अगर जैसे बच्चे ने कुछ अच्छा किया, अगर उसने कोई सवाल लगा करके दिखाया, ब्लैक बोर्ड पर आपने ब्लैक सिस्टम लगा के दिखाया, तो इस तरीके से जब बच्चा दिखाएगा लगा करके तो आप उसको शाबाश बहुत अच्छे बोलोगे। तो जब आपने उस बच्चे की बड़ाई की, उसको अच्छे अच्छे वर्ड्स उसको सुनाए, तो क्या होगा कि बच्चा और अच्छा करने की कोशिश करेगा। यानी कि उस काम को वो बार बार दोहराएगा और अच्छा करने की कोशिश करेगा। और एक बार उसने जो गलती की, अगर आपने उस पर डांट दिया तो वह फिर उस गलती को वापस नहीं करेगा। यही बात यहाँ पर की गई है। तो जिस काम के लिए उसको शाबाशी मिलेगी उसको वो बार बार दोहराएगा और जिसके लिए उसे शाबाशी नहीं मिलेगी उसको वो दोहराएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 99 है, शिक्षण की आगमन विधि का क्या अभिप्राय है? शिक्षण की आगमन विधि में क्या होता है? देखिए, आगमन मस्तिष्क की एक विशेष क्रिया है। यह क्रिया विशिष्ट वस्तुओं से निरीक्षण द्वारा व्यक्ति को सामान्य सत्य की ओर ले जाती है। इस प्रक्रिया में संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, तर्क, निर्णय और सामान्यीकरण की आवश्यकता पड़ती है। संवेदना और प्रत्यक्षीकरण के द्वारा विशिष्ट वस्तुओं का निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण करने के पश्चात तर्क के आधार पर हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। यदि वह निर्णय हमें उपयुक्त लगता है तो इसी को हम एक सामान्य नियम बताकर स्वीकार कर लेते हैं और इसी को हम सामान्यीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, संप्रेषण के प्रकार बताइए। तो संप्रेषण के प्रकार दो होते हैं। पहला है शाब्दिक संप्रेषण जो मौखिक होता है और लिखित होता है, और अशाब्दिक संप्रेषण वाणी संप्रेषण, मुख मुद्राएं एवं चक्षु संपर्क, तीसरा है स्पर्श संपर्क आदि।
क्वेश्चन नंबर 101 है, शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है? तो प्रश्न के माध्यम से ही बालक प्रेरित होते हैं। दूसरा है, रुचियों अभिरुचियों तथा योग्यताओं का उनके पता चलता है कि बच्चे की रुचि आखिर में जिस जिस विषय में वो सबसे अधिक क्वेश्चन पूछता है, वाकई में उस विषय में उसकी रुचि ज्यादा होती है, क्योंकि वो समझना चाहता है उस विषय को, इसीलिए वो ज्यादा प्रश्न करता है। फिर तीसरा क्रियाशीलता हेतु, चौथा है बच्चों के शारीरिक बौद्धिक सामाजिक ज्ञान का पता लगाना, और पांचवा है ध्यान केंद्रित करने के लिए, और छठवां है आत्मविश्वास उत्पन्न करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 102 है, गतिविधि आधारित शिक्षण की दो उपयोगिता लिखिए। तो पहला है, इसमें छात्र अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरा है, इसमें क्रिया द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है, इसमें छात्र का शरीर और मस्तिष्क दोनों कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है, बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण किसे कहते हैं? तो बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण में क्या होता है? बहुस्तरीय शिक्षण विधि का अभिप्राय एक ऐसे शिक्षण से है जिसमें शिक्षक दो या दो से अधिक कक्षाओं के छात्राओं को एक साथ बैठाकर उनकी व्यक्तिगत रुचियों, यहाँ पर छात्र छात्राएं दोनों होगा, कंफ्यूज मत होइएगा। जहां पर क्या करते हैं शिक्षक, छात्रों को एक या एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को बैठा करके उनकी व्यक्तिगत रुचियों, भिन्नताओं, उपलब्धि, अभिरुचि, मानसिक परिपक्वता को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सभी छात्र अध्ययनरत रहते हैं तथा अनुशासन बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 104 है, प्रश्नों की दो विशेषताएं लिखिए। तो प्रश्न सरल एवं स्पष्ट हो। दूसरा है, बच्चों की शारीरिक मानसिक अवस्था, रुचि, योग्यता तथा अभिरुचि पर आधारित प्रश्न हो। क्वेश्चन नंबर 105 है, पुनर्बलन कौशल का क्या उद्देश्य है? दोस्तों, पुनर्बलन कौशल का उद्देश्य छात्रों को प्रोत्साहित करना है, छात्रों के उत्तर को संशोधित करने के लिए, छात्रों को प्रेरित करने के लिए और छात्रों में पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम पार्ट 3 पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, इसीलिए मैं पार्ट 3 इसका बनाऊंगी। तो पार्ट 3 भी आप लोग कंप्लीट देखिएगा। और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने कॉलेज के ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को, और जहां कहीं कोई भी समस्या आएगी हमसे जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको सारे के सारे वीडियोस के लिंक हर एक विषय का डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है आप हमसे बताते हुए चलिए और सारे वीडियोस को देखते हुए चलिए, और चैनल से बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए लगातार हम वीडियोस लेकर के आते रहते हैं और आते रहेंगे, और आपकी तैयारी को बेहतर बनाते रहेंगे। यहाँ ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आपको सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए और सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद।